एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? होप सो दैट योर प्रिपरेशंस आर गोइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू दिस क्वेश्चन सीरीज फॉर सीए सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। सो अब तक के हमने पहली क्वेश्चन सीरीज का वीडियो मैंने निकाला था इलस्ट्रेशन, जिसमें आईटीसी चैप्टर के सारे सॉल्व करवाए थे। सो आज मैं जितने भी टीवाईक्यू के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, मैं वो सॉल्व करवाऊंगी। देखो, आप लोग थ्योरी क्वेश्चंस तो खुद से कर लोगे, बट स्टिल उसमें कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में जरूर पूछ सकते हैं। वहां पे मैं आपको उसका आंसर करूंगी। बट अभी मैं आप लोगों को जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जिसमें यूजुअली प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो मैं सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, सो 14th क्वेश्चन अपन करते हैं सॉल्व। देखो क्या पूछ रहा है। हर्षकीत प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, एंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल गुड्स। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू परचेसेस मेड, सर्विसेज अवेल्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, तो उसने क्या क्या परचेस किया है, कौन सी सर्विसेज अवेल की है जुलाई मंथ में, अपने को वो बताना है। एंड उसके बाद अपन पढ़ेंगे सबसे लास्ट में क्या पूछा है। आपको पूछा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय हर्षकीत प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बता देंगे मंथ ऑफ जुलाई में उसको कितनी आईटीसी मिलनी चाहिए, वो कितनी अवेल कर सकता है। ठीक है, आ जाओ क्या पूछा है। पहला पॉइंट, रॉ मटेरियल्स टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2,50,000 का जीएसटी अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो रॉ मटेरियल है वो आपको मिलेगा कब? सितंबर मंथ में। आपको पूछा कौन से मंथ का है? जुलाई मंथ का। तो आपको ये पता होगा सेक्शन 16 के हिसाब से कि आपके पास आईटीसी आपको कब मिल सकता है? व्हेन यू आर एलिजिबल, जब आपको आपका गुड्स रिसीव हो जाए। बट यहाँ पे जुलाई में तो कुछ रिसीव ही नहीं होगा, रिसीव तो आपका सितंबर में होगा। इसलिए 2,50,000 का आईटीसी आपको नहीं अवेल होगा जुलाई मंथ में। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री विच इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू बी प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ। यहाँ पे भी अपन ने 17(5) में ब्लॉक्ड क्रेडिट वाले में प्रोविजन में पढ़ा था कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के लिए जैसे मेंबरशिप ऑफ क्लब लेता है, ठीक है, कोई इंश्योरेंस लेता है, कुछ भी लेता है, बट वो वॉलेंटरीली अगर ले रहा है विच इज नॉट एट ऑल ऑब्लिगेटरी टू बी प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ, तो वो केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है प्रोवाइड करने का तो आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू अवेल आईटीसी ऑन दिस मेंबरशिप ऑफ अ क्लब। ओके, थर्ड, इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 5 लॉट्स। इनपुट्स आपको 5 लॉट में रिसीव होगा, जिसमें से थर्ड लॉट आपका ड्यूरिंग द मंथ, दैट इज दिस मंथ जुलाई में रिसीव होगा। लॉट्स वाला प्रोविजन भी आपको पता होना चाहिए कि अगर लॉट्स में आपको गुड्स मिलने वाले हैं तो उसमें आपका जो लास्ट लॉट होगा, जब वो मिल जाएगा ना, तब आपको आईटीसी अवेल होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है कि जुलाई मंथ में तो आपको थर्ड लॉट अवेल होगा, थर्ड लॉट मिलेगा, रिसीव होगा। सो जुलाई में आपको इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। अब तक के तीनों एंट्रीज में आपको आईटीसी नहीं मिलने वाली। फोर्थ क्या बोल रहे हैं सर? फोर्थ बोल रहे हैं ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आप किसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के पर्पस के लिए मोटर व्हीकल परचेस करते हैं, वो यूज करते हैं मोटर व्हीकल को। यहाँ पे जैसे ट्रक है, ट्रक यूज क्यों हो रही है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल के लिए। तो 40,000 का आईटीसी आपको मिल जाएगा, इसमें कोई भी ब्लॉक चीजें ऐसी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आर एलिजिबल टू अवेल द आईटीसी। ठीक है, नाउ फिफ्थ, कैपिटल गुड्स में से आउट ऑफ 3 आइटम्स invoice for 2 items is missing and GST paid on those items is 80,000। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर? यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो टोटल आपका 150,000 है, ठीक है, 1,50,000, ये है 3 आइटम्स का। और 3 आइटम्स में से सर 2 आइटम्स की जो क्या बोलना चाहिए, इनवॉइस है ना, वो मिसिंग है। और आईटीसी अवेल करने का एलिजिबिलिटी का एक और क्राइटेरिया क्या है? इनवॉइस रिसीव हो जाना चाहिए आपको, इनवॉइस मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आइटम्स का तो इनवॉइस मिसिंग है और उसकी वैल्यू कितनी है? 80,000। तो बची हुई एक इनवॉइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 70,000, जिसका आईटीसी आपको मिलेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 2 आइटम्स का इनवॉइस मिसिंग है। लेकिन उसमें जैसे 2 आइटम्स का मिसिंग है तो एक आइटम का आपके पास इनवॉइस होगा, जिसकी वैल्यू अपन ने निकाली 70,000। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी कितना अवेल कर सकता है ये हर्षदीप प्राइवेट लिमिटेड? 40,000 ट्रांसपोर्ट फॉर रॉ मटेरियल वाला प्लस 70,000 आपका कैपिटल गुड्स वाला, तो 1,10,000 का आईटीसी। इसको आप प्रेजेंट कैसे करेंगे? आपको इसको प्रेजेंट करना है, उसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो आप क्या करना, जैसे यहाँ पे आइटम्स दिए हुए 5 आइटम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आप वही लिखना है एस नंबर
फर्स्ट एंड देन पर्टिकुलर्स और आइटम्स वट एवर, ठीक है। पर्टिकुलर्स लिखना, जैसे यहाँ पे पहला था ट्रक्स, फॉर एग्जाम्पल नीचे था ट्रक्स फॉर ट्रक्स टू बी यूज्ड फॉर रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है कि दिस इज नॉट ब्लॉक्ड, दिस इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पर्पस के लिए अगर आप ट्रक यूज करते देन इट इज एलिजिबल टू अवेल आईटीसी, ठीक है। ऐसे करके आपको यहाँ पे पहले पॉइंट लिखना है एंड देन यहाँ पे 2 लाइन का आपको रीजन देके आना है कि आईटीसी एलिजिबल है अवेल करने के लिए कि नहीं अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी दैट इज आईटीसी का अमाउंट लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका ट्रक वाला है तो 40,000, ठीक है। मान लो यहाँ पे वो 70,000 वाला कैपिटल गुड्स वाला, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 1,10,000 टोटल एलिजिबल आईटीसी रहेगा जो अवेल कर सकता है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डन सर, डन, ओके। चलो आज 15 क्वेश्चन करते हैं। जमकू लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस। इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स इन रिलेशन टू जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज प्रोक्योर्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्रोक्योर्ड मतलब उसने परचेज किया है कुछ इनवर्ड सप्लाईज, ठीक है, जिसमें उसने जीएसटी पे किया है। ये रहा अमाउंट, इसको अपन आईटीसी बोलेंगे, ठीक है। अक्टूबर मंथ में बताना क्या है आपको, determine the amount of ITC that can be availed by Jamco Limited for the month of October by giving the necessary explanation of for treatment of various items subject to the information given above. All the other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Done. ठीक है सर। अब बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वही है, अपन पॉइंट्स पढ़ते हैं, एलिजिबल है नहीं है रीजन लिख देंगे और अमाउंट बता देंगे। रॉ स्पाइसेस परचेज, क्या बोल रहा है, रॉ स्पाइसेस परचेज। रॉ स्पाइसेस जिसमें सोल्ड किया है आपने कस्टमर को वो है जिसमें 50,000 जीएसटी पेमेंट हुआ है। एंड रॉ स्पाइसेस यूज्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर्स, उसका 20,000 जीएसटी अमाउंट है। अब आईटीसी कब अवेल होता है, जब आप बिजनेस पर्पस के लिए अपना जो गुड्स है वो यूज करते हैं। बट अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया तो आपको यू आर नॉट एलिजिबल टू अवेल दैट आईटीसी, ठीक है। सो 50,000 पे मिलेगा, 20,000 पे नहीं मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेस्ड फॉर बीइंग यूज्ड, इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेस्ड फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसका तो बिजनेस ही है ना, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे इलेक्ट्रिक मशीनरी यूज कर रहा है तो 25,000 का आईटीसी भी आपको मिल जाएगा। रीजन आपको वही लिखना है, आप फर्स्ट ऐसे पॉइंट लिखना रॉ स्पाइसेस परचेज, जिसमें आपको रॉ स्पाइसेस सोल्ड टू कस्टमर्स में आपको रीजन लिखना है कि क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है इसमें आईटीसी मिल जाएगा 50,000। एंड यहाँ पे आपको लिखना है कि इसमें आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, अमाउंट में 0 लिखना क्योंकि आईटीसी 20,000 का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब a 6-seater motor vehicle, 6-seater motor vehicle used for transportation of employees। अब यहाँ पे आएगा आपका 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला, जिसमें मोटर व्हीकल वाले केस में क्या बोला था, अगर सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर्स है, 13 पैसेंजर्स की सिटिंग कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो इंक्लूडिंग ड्राइवर तो उसका आईटीसी आपको ब्लॉक रहता है, आईटीसी नहीं मिलता। तीन एक्सेप्शन थे, क्या एक्सेप्शन थे, अगर आप यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, ठीक है। एंड अगर आप कुछ ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए लिए हो, इम्पार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। वो मोटर व्हीकल आपने कुछ जैसे ड्राइविंग स्कूल होते हैं, ठीक है, इम्पार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग के लिए अगर आपने मोटरसाइकिल ली, मोटर व्हीकल ली है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। एंड इफ यू आर टेकिंग दैट मोटर व्हीकल फॉर फर्दर आउटवर्ड सप्लाई तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अप टू 13 पैसेंजर्स होगा, ये 3 एक्सेप्शन ही में आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज 13 पैसेंजर्स तक की सिटिंग कैपेसिटी में आईटीसी नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये एक्सेप्शंस में भी फॉल नहीं करता है, सिटिंग कैपेसिटी भी अप टू 13 है, तो इसका आईटीसी भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टाफ क्वार्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है ये, देखो आपने पढ़ा था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, ठीक है। अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लेते हैं तो वो भी आपका ब्लॉक्ड है, उसमें भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज किसी प्लांट एंड मशीनरी के लिए लिया है तो मिल जाएगा। अगर आपने कोई सर्विस लिया है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, उस केस में भी आपको आईटीसी मिल जाएगा, जैसे कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है ना वैसे, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है वैसे।
तो ये एक्सेप्शन में आपको आईटीसी मिल जाएगा। अदरवाइज आपने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिया है तो वो ब्लॉक्ड है ना। यहाँ पे क्या लिया है, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, ये तो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया क्वार्टर्स, ठीक है। इसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला, इसका भी आईटीसी क्या मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक का आईटीसी मिलेगा, दैट इज 25,000 एंड 50,000 कस्टमर्स को जो सेल किया था वो, ठीक है। ठीक है सर, एक बार आपको चेक करवा दो 15th आंसर, ये देखो कैसे लिखते हैं, लाइक दिस। आपने पहला पॉइंट लिखा, उसका क्या बोलना चाहिए, रीजन लिखा, फिर दूसरा पॉइंट, देन रीजन इसका नहीं मिलेगा, फिर रीजन 25,000 का मिलेगा, फिर ऐसा मोटर व्हीकल वाला पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर नहीं, टोटल 75,000। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करके आना है आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 16, 17 और 18, 19 में आपको होमवर्क देने वाली, ठीक है। आ जाओ, अभी क्या करना था अपने को, 16। दीना लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है फ्रॉम महाराष्ट्र, इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर ऑटोज, ठीक है। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ परचेसेस मेड और सर्विसेज अवेल्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। मार्च का मंथ में उसने जो भी परचेस किया था, जो भी सर्विस अवेल की थी, उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। परचेस ऑफ आयरन विच इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल 2,50,000, यहाँ के बाद डायरेक्ट, हाँ हाँ इसका आईटीसी मिलेगा, ऐसे मत लिख देना, ब्रैकेट में देखो लिखा क्या है। गुड्स वर रिसीव्ड इन 2 लॉट्स, फर्स्ट इन मार्च एंड द सेकेंड इन अप्रैल। पूछा कब का है सर, मार्च का है। लॉट्स में गुड्स रिसीव होता है, तो जब लास्ट लॉट मिलता है तब आपको आईटीसी मिलेगा, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉट ही मार्च में मिल रहा है, तो आपको मार्च में तो आईटीसी नहीं मिलेगा। जब सेकेंड लॉट अप्रैल में जब आपको लॉट मिलेगा ना, लास्ट लॉट, तब आप उसका आईटीसी अवेल कर लेना, ठीक है। Purchase of accessories which were delivered directly to the dealers of the company on the direction of Dina Limited. Only invoice was received by Dina Limited. ये कौन सा केस है सर, याद है आपको, बिल टू शिप टू वाला केस याद है। बिल टू शिफ्ट वाले केस में क्या होता है, बिलिंग किसी और को थी, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। सो ए ने, ये सप्लायर है, ठीक है, ए ने, ये बायर है, ओरिजिनल बायर, और ये आपका थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये आपका थर्ड पार्टी है। सो अगर ए ने बी को कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए का बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपको गुड्स भेजूंगा बेचूंगा, ठीक है, और बी ने डायरेक्ट किया कि आप मुझे डायरेक्ट गुड्स मत भेजो, आप डायरेक्टली सी को गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा दो, ठीक है, थर्ड पार्टी को। तो बी ने इंस्ट्रक्ट किया ए को कि आप सी को गुड्स भेज दो, है ना। तो इस केस में क्या होगा सर, यहाँ पे आईटीसी अवेल करने के लिए गुड्स रिसीव होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे तो बी को गुड्स रिसीव ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे बी ने ए को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप सी को गुड्स पहुंचा दो। तो इस केस में अपन ने प्रोविजन में क्या पढ़ा था कि बिल टू शिफ्ट वाले केस में बायर मतलब जो भी इंस्ट्रक्ट करता है कि गुड्स इसको पहुंचा दो, तो जो इंस्ट्रक्टर है ना, हम ऐसा मानेंगे कि डीम्ड ही रिसीव्ड द गुड्स, ठीक है, डीम्ड अपन कर लेंगे कि उसको गुड्स मिल चुका है एंड उसको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो गुड्स रिसीव वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी ऐसा मानने से, एंड यही प्रोविजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दीना लिमिटेड है ना, उसने डायरेक्टली बोला कि गुड्स जो है वो ऑन द डायरेक्शन ऑफ दीना लिमिटेड किसी और को डिलीवर हो जाने चाहिए, डीलर्स को, ठीक है, डायरेक्टली टू द डीलर्स ऑफ द कंपनी ऑन द डायरेक्शन ऑफ दीना लिमिटेड। तो दीना लिमिटेड को इनवॉइसिंग हुई है, ठीक है, तो डीम्ड हो जाएगा कि गुड्स भी इसको मिल गया है, तो 90,000 का आईटीसी आपको मिल जाएगा। ऐसा प्रोविजन अच्छे से कोट करके आ जाना, ठीक है। अब देखो, purchase of bus, sitting capacity 50 for the transportation of employees from their residence to the company and back। देखो यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी आपकी 50, दैट इज मोर देन 13 सिटिंग कैपेसिटी, है ना। मोटर व्हीकल अगर अप टू 13 कैपेसिटी होता है तो उसको आईटीसी ब्लॉक्ड रहता है, बट इफ इट इज मोर देन 13 सिटिंग कैपेसिटी, यहाँ पे 15 है, तो अपने को कोई कंडीशन नहीं देखनी है, कोई एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो नहीं देखना, डायरेक्टली आपको इसमें आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये मोर देन 13 सिटिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो 1,97,000 का आपको आईटीसी मिल जाएगा सर, ओके, इसका भी मिल जाएगा। नाउ जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार सिटिंग कैपेसिटी कितनी है सर, 5, यूज्ड बाय एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। अब देखो जनरल इंश्योरेंस वाला कैसा केस होता है, तो जिस भी मोटर व्हीकल, जिस भी कार के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है ना, तो वो पहले अपन देखेंगे कि क्या वो कार एलिजिबल है, क्या उसमें आईटीसी मिल सकता है क्या, कहीं वो 17.5 में तो फॉल नहीं करती है ना,
सो वो अपने को चेक करना है एक बार, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो कार है ना उसकी सीटिंग कैपेसिटी है 5, ये तो 13 से कम है, इट इज अप टू 13 से कम है। यूज्ड बाय एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, तो एक्सेप्शन में भी फॉल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कार में आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते थे। तो इस कार का कोई भी जनरल इंश्योरेंस भी होगा या कोई भी इंश्योरेंस होगा तो उसका आईटीसी भी आपको अवेल करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल कार है जिसके ऊपर इंश्योरेंस लिया गया है उस कार को ही तो आईटीसी नहीं मिल रहा है, वही खुद ब्लॉक है, तो उसके इंश्योरेंस में हम क्यों देते हैं आईटीसी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ब्लॉक। ओके सर, ओके, बस पूछा ही यही था। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय दीना लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च बाय गिविंग ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस। ओके ओके ओके, समझ गए सर, इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ 17th विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक बार आप इसको एलडीआर मार्क कर लेना, एग्जाम के पहले जरूर ट्राई करना, ठीक है। आ जाओ, इंपॉर्टेंट है। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। It is engaged in the business of manufacturing of iron and steel products. It has received IT engineering services from Hi-Fi Infotech Private Limited for rupees 11 lakhs, excluding GST at the rate of 8%. इसमें GST का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। कब ये सर्विस रिसीव किया था सर? ये 28 अक्टूबर को। इनवॉइस फॉर सर्विस रेंडर्ड was issued on 5th of November. जो इनवॉइस इसने इशू की थी ना वो कब की थी? सर्विस रिसीव हुआ था आपका 28 अक्टूबर को, इनवॉइस कब इशू हो गई? 5th ऑफ नवंबर, ठीक है। अब कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड पार्ट पेमेंट ऑफ ₹4,20,000 ऑन 30th नवंबर, ठीक है, उसने टाइम पे पेमेंट कर दिया। इनवॉइस इशू होने के विद इन 25 डेज ही उसने पार्ट पेमेंट कर दिया, ठीक है। 180 डेज के विद इन आपको पूरा पेमेंट करना है, अदरवाइज आपने जो भी उसका आईटीसी अवेल किया होगा ना, जो भी चीज आपने परचेस की है वो आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा, ठीक है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ जाएगा। यहाँ पे इसने पार्ट पेमेंट जो है वो विद इन टाइम तो कर दिया, अब वो दूसरा जो बैलेंस पेमेंट है वो कब करेगा? बीइंग अनहैप्पी विथ सर्विस provided by Hi-Fi Infotech Private Limited, it did not make the balance payment. Okay, ये जो है ना आपका कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड वो उसकी सर्विस से बहुत अनहैप्पी था, ठीक है, जो ये Hi-Fi Infotech प्रोवाइड करती थी, तो इसलिए उसने जो है वो बैलेंस पेमेंट किया ही नहीं, ठीक है। अब जो भी डेफिशिएंसीज थी सर्विस में, जो भी कमी थी सर्विस में, वो Hi-Fi Infotech ने अच्छी सी कर दी, उसको मेक गुड कर दिया। मेड गुड मतलब उसको सुधार लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, कब तक सुधार लिया? बाय 15th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर हो चुका है खत्म। अब जो कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड है सर उसने बैलेंस पेमेंट कब किया है? 6th ऑफ जुलाई ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 6th जुलाई ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को उसने बैलेंस पेमेंट किया। आपको क्या देखना है? एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ ITC with Comfortable Private Limited in respect of IT engineering services received by it from Hi-Fi Infotech Private Limited। अभी ध्यान से क्वेश्चन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है सर? यहाँ पे बोल रहा है, देखो उसने क्या किया, बैलेंस पेमेंट जो 4,20,000 का था वो कब कर दिया? 30 नवंबर को। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, 4,20,000 का पेमेंट उसने कब कर दिया? 30th नवंबर को। ओके, टोटल वैल्यू कितनी थी सर? 11 lakhs की, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अगर आप इसमें जीएसटी ऐड करते हो, जीएसटी रेट कितना है? 18% का, ठीक है, जीएसटी रेट है आपका 18% का। आप इसमें 18% जीएसटी ऐड करो, कितना आता है? आप भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करूंगी। 11 lakhs का प्लस अगर आप 18% करते हो तो दैट इट विल कम टोटल इंक्लूडिंग जीएसटी 12,98,000 का, ठीक है। इसमें से उसने पेमेंट कितना कर दिया है? 4,20,000 का। कितना कर दिया पेमेंट सर? 4,20,000 का। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा आपका 8,78,000 का बचा, ठीक है। अब सर अब अपन कैलकुलेट करेंगे कि उसने बैलेंस पेमेंट कब किया है। ये जो बैलेंस पेमेंट है ना उसने किया, आई थिंक 6 जुलाई लिखा था, यस 6 जुलाई को उसने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करा है। 6 जुलाई उसको इनवॉइस कब इशू हुआ था? 5th ऑफ नवंबर, ठीक है, 5th ऑफ नवंबर से विद इन 180 डेज अगर उसने पेमेंट कर दिया होगा तो उसको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, विद इन 180 डेज। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आएगा? 5th ऑफ नवंबर से, ठीक
ठीक है। अब 5 नवंबर है, यहाँ से आपको 180 डेज कैलकुलेट करने, मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ। जिसको आ जाएगा वो आगे स्किप करके खुद से एक बार आंसर चेक करना, बट जिसको कंफ्यूजन है कि कैसे कैलकुलेट करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 नवंबर से अगर आप देखोगे तो नवंबर में होते हैं आपके 30 डेज, 30 डेज में से 5 तो चले गए, तो नवंबर के बचे आपके पास 28 डेज नवंबर। फिर आपका आ जाएगा दिसंबर, दिसंबर में 31, जनवरी 31, फेब्रवरी आपका 28, ठीक है, फेब्रवरी आ जाएगा 28, मार्च 31, अप्रैल 30। यहाँ तक आप टोटल करो, 25 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30, कितना आ रहा है आपका? ये आपका टोटल आ रहा है 176 डेज। ठीक है, ये अप्रैल था, अप्रैल तक आपका 176 डेज कंप्लीट हुआ। अब 180 डेज करने, तो आपका 4 मई तक सारा पेमेंट हो जाना चाहिए, बट इसने बैलेंस पेमेंट कब कर दिया है सर? 6 जुलाई को। तो अब ये 180 डेज यहाँ पे जब कंप्लीट हो रहा है, तो इस मंथ का आपका जीएसटीआर 3 भी कब जा रहा होगा? 20 मई को, है ना? तो इस जीएसटीआर 3 में आपको क्या करना पड़ेगा? जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी है ना, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों प्रोपोर्शनेट आईटीसी? क्योंकि आपने जो 4,20,000 है वो पेमेंट तो विद इन टाइम कर दिया था ना 30 नवंबर को, बट जो बचा हुआ बैलेंस पेमेंट है वो आपने आफ्टर 180 डेज पेमेंट किया है, इसीलिए उस पार्ट का, उस पोर्शन का आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, ये 8,78,000 बैलेंस पेमेंट है, और ये इंक्लूडिंग जीएसटी है ना, यहाँ पे हमने पहले ही जीएसटी इंक्लूड करके निकाला है। तो 8,78,000 दिस इज इंक्लूडिंग जीएसटी। अब अपने को जीएसटी अमाउंट निकालना है, तो इंटू 18 करोगे तो वो कैसे आएगा? 878,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 18, तो आपका आ रहा है आप 1,33,932। ये अमाउंट है आईटीसी का। दिस इज द प्रोपोर्शनेट आईटीसी ऑफ द बैलेंस पेमेंट, ठीक है, जो उसने आफ्टर 180 डेज किया। ये क्या हो जाएगा आपका? जीएसटीआर 3B में रिवर्स हो जाएगा सर, ये आपका जीएसटीआर 3B में रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ द इंटरेस्ट अमाउंट। एंड क्या हो जाएगा? अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों बोला मैंने? इंटरेस्ट रिवर्स नहीं होगा, मतलब आपका आईटीसी वाला अमाउंट ये जो है प्रोपोर्शनेट, वो रिवर्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसने 6 जुलाई को पेमेंट कर दिया है, तो ये प्रोविजन क्या बोलता है? आप अगर विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं कर रहे ना, हम आपका रिवर्स कर देंगे, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। फिर आप जब भी पेमेंट करोगे, अब इसने कब किया? 6 जुलाई को पेमेंट किया है, तो जो 6 जुलाई को वो पेमेंट करेगा तब वो अपना आईटीसी क्या कर सकता है? वापस से अवेल कर सकता है, ठीक है, वापस से अवेल कर सकता है। और ये जो पेमेंट करेगा ना, इसको अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, जितने भी दिन उसने डिले किया है उतना उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। बस यही पूछा था, ओके। इसका मैं एक बार आपको आंसर रीड कराती हूँ ताकि आपको लिखो कैसे वो आपको पता चले। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से बहुत आराम से डिटेल में समझाया है, जिसको समझ आ गया वो 2x में भी देख सकता है, ठीक है। अब तो देख लिए होंगे, देखो, every registered person entitled to take credit of input tax are charged on any supply, okay, which are used in intended to be used in the course of furtherance of business. He is in the possession of a tax invoice issued by supplier and he has received the goods. सारी conditions eligibility की बताया पहले पैराग्राफ में, ठीक है। अब देखो, जो रजिस्टर्ड पर्सन है मस्ट पे टू द सप्लायर जो वैल्यू है गुड्स की अलॉन्ग विद टैक्स विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर वो ऐसा नहीं करता, विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं करता, तो जो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट उसने अवेल किया है वो क्या करना पड़ जाएगा? उसको रिवर्स करना पड़ जाएगा, या ठीक है, और पेड बाय सच पर्सन अलोंग विथ इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना पड़ेगा। However, once the recipient makes the payment of value of goods or services along with tax, he will be entitled to avail the credit again without any limit। जैसे मैंने बताया 6 जुलाई को उसने पेमेंट कर दिया था, तब वो वापस से क्रेडिट अवेल कर सकता है। एंड पार्ट पेमेंट के बेसिस पे, अगर पार्ट पेमेंट होता है तो उसको प्रोपोर्शनल क्रेडिट अलाउ होगा, ठीक है। बस देखो, इन द गिवन केस प्रोवाइड द सर्विस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और जो ये है रिसीव द इनवॉइस इन द मंथ ऑफ नवंबर। So therefore, in view of the above provision, assuming all other conditions required for availing as fulfilled, ITC 1,98,000 का 11 लाख इंटू 18% वो कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड ने नवंबर मंथ में अवेल कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन सर प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको क्या करना पड़ेगा? अपना कितना है, इतना ही आया था, वो आपको जीएसटी 3B में रिवर्स करना पड़ेगा मई मंथ में, क्योंकि मई मंथ में 180 डेज कंप्लीट हो रहे 4 मई को, टू बी पेड अलोंग विद इंटरेस्ट। फुल पेमेंट हैज नॉट बीन मेड विद इन 180 डेज।
ठीक है, ओके देखो बाय 4th May ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर सो आईटीसी ऑफ जितना कैन however be availed again कब सर, जुलाई ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर व्हेन इट मेक्स द बैलेंस पेमेंट। वही चीजें अच्छे से प्रॉपरली लिखी हुई है जो अपन ने सारी चीजें डिस्कस की। ठीक है, अब आ जाओ अपन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपका आईटीसी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। थ्योरी में आपको डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। Messrs. Diwan and Sons of New Delhi has placed an order of 250 kgs of plastic granules at the rate of 50 rupees per kg exclusive of GST on ऑर्डर किस पे दिया सर इन्होंने? मेसर्स करीम एंड ब्रदर्स को ऑर्डर दिया ऑफ नोएडा यूपी। मेसर्स करीम एंड ब्रदर्स ने अग्री किया कि ठीक है मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा, आपको मतलब दीवान एंड सन्स को एट द न्यू दिल्ली। अब while the order was getting packed at the factory of Messrs. Karim and Brothers, उस टाइम क्या हुआ, मिसेस दीवान को क्या मिला, शुभकामना सेल्स से कॉल आया कि मुझे 250 केजीज ऑफ प्लास्टिक ग्रेनुअल्स चाहिए 60 पर केजी के। ठीक है, तो अब मिस दीवान क्या करेगा, मिसेस दीवान पहले मिसेस करीम से अपने जो 250 केजी से वो मंगवाएगा और उसके बाद वो जाके शुभकामना सेल्स को देगा। इससे अच्छा है कि सीधा वो करीम एंड ब्रदर्स को कॉल करे और बोले कि आप मुझे मत दो, आप जाके शुभकामना सेल्स को जाके डिलीवर कर दो 250 केजीज ऑफ प्लास्टिक ग्रैनुल्स। ठीक है, इसको 60 पर केजी में। नाउ इन ऑर्डर टू सेव ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, Mrs. Wai asked Mrs. Kariman to directly deliver the plastic granules to Shubhkamna Sales at its godown located in Hapur. Now accordingly, Mrs. Kariman Brothers has delivered the plastic granules at the godown of Shubhkamna Sales at Hapur. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है, एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी विद मेसर्स दिवान एंड सन्स एंड मेसर्स करीम एंड ब्रदर्स, ऑल द पार्टीज आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड रेट ऑफ इस जीएसटी इज 18%। देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे सर, यहाँ पे आपको कैसे करना है, ये भी बिल टू शिफ्ट वाला केस है। ठीक है, ये देखो ये है आपका मेसर्स दीवान एंड सन्स और ये है आपका मेसर्स करीम एंड ब्रदर्स एंड यहाँ पे है आपके शुभकामना। ठीक है, शुभकामना से पहला अग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच। ठीक है, मेसर्स करीम एंड ब्रदर्स इनको गुड्स लाके डिलीवर करने वाला था। ठीक है, लेकिन इनका भी ऑर्डर इनके पास गया तो इसने क्या बोला करीम को कि आप डायरेक्टली शुभकामना सेल्स को जाके गुड्स डिलीवर कर दो 250 केजीस ऑफ प्लास्टिक ग्रैनुल्स। ठीक है, अब आईटीसी का कैसे होगा, पहले हम इन दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन देखेंगे। सो इस केस में हम ये डीम मानेंगे कि मेसर्स दीवान को गुड्स रिसीव हो चुके होंगे एंड उस बेसिस पर इन दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन में प्राइस क्या था 250 केजीस इंटू 50 पर केजी। जीएसटी का अमाउंट निकालना क्योंकि अपने को आईटीसी अवेलेबिलिटी बतानी, तो इसको आईटीसी कितना मिलेगा, जो परचेज करता है उसको आईटीसी मिलता है, तो कितना मिलेगा 250 इंटू 50 दैट इज 12,500 इंटू 12,500 शायद 250 केजीस इंटू 50 12,500 इंटू 18% अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 2,250। ये आईटीसी किसको मिल जाएगा, मेसर्स दीवान एंड सन्स को, न्यू दिल्ली वाला। अब इसके इन दोनों के बीच का हो गया ट्रांजैक्शन। अब इन दोनों के बीच अगर ट्रांजैक्शन देखें तो मेसर्स दीवान ने शुभकामना सेल्स को सेल किया है ना, इसको भले बोला कि डायरेक्टली इसको भेज दो लेकिन सप्लायर तो शुभकामना सेल्स के लिए दीवान ही है ना, तो इस केस में शुभकामना सेल्स भी क्या कर सकता है 250 केजी। अब शुभकामना सेल्स ने 60 पर केजी में खरीदा तो इसका 18% अगर आप निकालोगे तो शुभकामना सेल्स को इतने का आईटीसी मिल जाएगा। 250 इंटू 60 कितना हो जाएगा 15,000 इंटू 18% कितना हो जाएगा 2700। ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम से प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा एंड मैं आप लोगों को एक बार आंसर रीड करवा देती हूँ। ठीक है, ये देखो 80 अच्छा 80 इन द गिवन केस ही बता देती हूँ। ये देखो given case goods have been delivered by this to Shubhkamna says to on the direction of this. So therefore in view of the above ITC इतना अपन ने निकाला will be available to Mrs. Diwan on the purchase of 250 kgs okay at the rate of 50 per kg. Further उन दोनों के transaction में another supply between Diwan and Sons शुभकामना सेल्स therefore शुभकामना सेल्स अवेल कर सकता है 2700 का ITC 60 into 250 into 18% on the purchase of 250 kg of plastic granules at the rate of 60 per kg. आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब सर इसके पहले वाला जो वीडियो था मेरा
उसमें मैंने ना सेम इलस्ट्रेशन कराया था क्वेश्चन नंबर 19 जैसा, एकदम एग्जैक्ट सेम था, अमाउंट बस डिफरेंट है। तो आप क्या करना, ये क्वेश्चन अच्छे से हैंड रिटन प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कैसे कैसे सॉल्व करना है। आप इलस्ट्रेशन 4 रेफर कर सकते हैं पिछले वीडियो पे, उससे आइडिया मिल जाएगा कैसे सॉल्व करना है, देन आप खुद से 19 वाला सॉल्व करके देखना, ठीक है। यू विल गेट कॉन्फिडेंस। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन पे या फिर मेरे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। इसके पहले मैंने सारे की सारे 30 केस सिनेरियोज भी पूरे सॉल्व करवाए हैं, अलोंग विद दैट सारे केस सिनेरियो की मैंने समरी पॉइंटर्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। तो आप लोग को अगर वो रेफर करना है, टाइम कम है, तो सिर्फ समरी पॉइंटर्स अगर आप देख लोगे तो आपको पूरे केस सिनेरियोज का आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे पूछा है, क्या क्या पूछा है, ठीक है। सो अब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ऐसी और वीडियोस आए तो आप लोगों को पता चल जाए। एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन ऑल दी बेस्ट, प्रिपेयर वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।